इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का जो टेस्ट 1 है उसके सॉल्यूशंस। अगर आपको टेस्ट पेपर देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसकी लिंक, जहाँ पे आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन द मिनट हैंड टर्न्स थ्रू पाई रेडियंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर एंड इज। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं कि मिनट हैंड 5 मिनट में कितना मूव करता है। तो इनिशियली अगर हम लोग मान लें कि मिनट हैंड की पोजीशन है 12 पे और 5 मिनट बाद वो मूव कर जाएगा 1 पे। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है थीटा, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये कितना है। तो पूरा उसका एंगल है 360 डिग्री, या हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई। तो ये टोटल एंगल जो है वो 2 पाई है। और अगर इस क्लॉक में देखेंगे कि ये पूरी क्लॉक डिवाइडेड है 12 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट का हम लोग एंगल बोल सकते हैं 2 पाई बाय 12। तो ये बेसिकली जो मिनट हैंड 5 मिनट में मूव कर रहा है या 12 से 1 के जब डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, तो वो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 12 या पाई बाय 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 मिनट में मिनट हैंड एंगल बनाता है, जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है पाई बाय 6। अब बोला है कि मिनट हैंड पाई रेडियंस कवर कर लिया है, तो कितने टाइम में उसने पाई रेडियंस कवर किया होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। जो उसका टाइम है वो हो जाएगा, जो भी उसका रेडियंस है, पाई डिवाइडेड बाय थीटा इंटू 5 मिनट्स। क्योंकि ये जो थीटा है ये 5 मिनट्स में पाई बाय 6 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम लोग टाइम पीरियड टोटल निकाल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ रेडियंस डिवाइडेड बाय थीटा इंटू 5 मिनट्स। तो यहाँ से हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है जिसमें वो पाई रेडियंस कवर कर रहा है वो हो जाएगा पाई बाय थीटा जो है हमारा पाई बाय 6 इंटू 5 मिनट्स। तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ से दिख जाएगा 6 इंटू 5 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स। तो वो पाई रेडियंस कवर कर रहा है 30 मिनट्स में। तो 30 मिनट्स में हम देख सकते हैं कि मिनट हैंड मूव कर जाएगा 6 पे। तो यहाँ पे हम लोग वैसे भी अगर क्लियरली देखें तो ये जो टोटल एंगल है ये हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि इतना जो एंगल कवर कर रहा है थीटा जो पाई रेडियंस है, क्योंकि ये 180 डिग्री या पाई रेडियंस हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट अगर दूसरे क्वेश्चंस अगर और निकालने पड़े जहाँ पे हमें पाई रेडियंस नहीं दिया हो बट पाई का कोई और एक फ्रैक्शन दिया हो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कभी कितना भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। यहाँ पे सिंपली हमारे पास निकल गया है कि पाई रेडियंस मतलब वो 12 से डायरेक्ट 6 पे पहुँच जाएगा, और इसलिए इसमें टोटल टाइम उसको लगेगा 30 मिनट्स। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जब मिनट हैंड 30 मिनट्स में पाई रेडियंस कवर कर चुका है तो आर एंड कितना करेगा। तो आधे घंटे में हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि आर एंड जो है वो मूव करेगा एग्जैक्टली 1 और 12 के बीच में, क्योंकि 1 घंटे में वो आर एंड 12 से 1 पे पहुंच जाएगा, तो आधे घंटे में वो 12 और 1 के बीच में रहेगा। तो अगर इसका हम लोग एंगल देखना चाहें कि कितना एंगल सबटेंड करेगा ये टोटल उसमें, तो हम लोग देख सकते हैं कि 12 से 1 के बीच में जो इसका एंगल था वो हमारा टोटल जो हमने थीटा निकाला था वो था पाई बाय 6। और ये जो हमारा थीटा है, थीटा डैश जो बोल सकते हैं, तो थीटा डैश एग्जैक्टली थीटा के हाफ का है, क्योंकि ये 12 और 1 के एग्जैक्टली बीच में है, तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो थीटा डैश जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2, तो वो हो जाएगा पाई बाय 12। तो टोटल जो एंगल आर एंड सबटेंड करेगा जब मिनट हैंड पाई रेडियंस से टर्न हो रहा है वो हो जाएगा पाई बाय 12 रेडियंस। तो इसी तरह अगर हम निकाल सकते हैं कि 12 से 1 पहुंचने में मिनट हैंड या आर एंड कितना टाइम लगाता है और कितने रेडियंस कवर करता है, तो उस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम एज दैट ऑफ द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या ऑपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो
तो हमें जो राइट हैंड थंब रूल है उससे हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका अगर हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी, और ऐसे ही अगर वो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ इंस्टेड ऑफ ऊपर की तरफ। और ये सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के लिए नहीं है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका ओमेगा और थीटा दोनों ही ऊपर रहेंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका ओमेगा और थीटा दोनों ही नीचे के डायरेक्शन में रहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमेशा डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, द सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है उसका मतलब है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कल में घूम रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर उसका रेडियस हमने मान लिया कि आर है तो उसकी स्पीड जो है वो हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। इसको या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ओमेगा इंटू आर, जो कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही होती है ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, या उसकी टेंजेंशियल स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट की रहेगी वो हमेशा कहीं भी जाए सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर कैप, या उसका माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप। तो जब अगर वो इस डायरेक्शन में है तो उसका आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर जब वो इस पॉइंट पे है तो उसका आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो हमेशा उसका अगेन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, बट क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है तो वो हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि उसका डायरेक्शन भी है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ mv², और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर है, एक वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग v² जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा उसके ओमेगा और आर पे, जो दोनों ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमेशा के कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और क्योंकि उसका मास भी कांस्टेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस है कि वो जैसे जैसे मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, अगर वो इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और वो इस पोजीशन पे पहुंच रहा है तो वो एंगल कुछ सबटेंड कर रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है। तो ये आंसर भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देते स्पीड का इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी तो वो भी कांस्टेंट होता, बट क्योंकि हमने वेलोसिटी दी है जो एक वेक्टर है इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक हमने एक स्टोन लिया और उसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग एक सर्कल में घुमा रहे हैं। अब जब इस स्ट्रिंग को हम लोग रिलीज़ कर देंगे तो स्टोन कैसे जाएगा? वो रेडियली इनवर्ड मूव करेगा, इसका मतलब है कि वो अपने सेंटर की तरफ जाएगा, या रेडियली आउटवर्ड, सेकंड ऑप्शन, मतलब वो इस पत्थर रेडियस से अपने सेंटर से दूसरी तरफ जाएगा,
या फिर है टेंजेंशियली फॉरवर्ड, अगर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो वो टेंजेंशियली फॉरवर्ड जाएगा, एक टेंजेंट बनाएगा अपने सर्कुलर पाथ से, उधर मूव करेगा। या डी ऑप्शन है वो टेंजेंशियली बैकवर्ड जाएगा अगर उसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी पत्थर की वो अपनी टेंजेंशियली आगे की तरफ होगी। किसी भी पॉइंट पे ले लें तो उसकी वेलोसिटी हम लोग एक टेंजेंशियली फॉरवर्ड की तरफ होती है जो है। तो हमेशा जब भी हम लोग स्ट्रिंग रिलीज़ करेंगे तो जो स्टोन है वो हमेशा टेंजेंशियली फॉरवर्ड मूव करेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेंजेंशियली फॉरवर्ड। 5th क्वेश्चन है राइट वेक्टर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर आर। तो हमें ये सिंपली फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होती है एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर की। और क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा फॉर्मूला हमें याद रखना है कि इट्स ओमेगा क्रॉस आर एंड नॉट इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, क्योंकि ये इसकी वजह से उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये वाला हमारा आंसर नहीं है, हमेशा आंसर रहेगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का। 6th क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M इज रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r. What is the difference in the kinetic energies at the bottom and top position of the circle? तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ दी हैं इसमें। हमें सिर्फ मास दिया है कैपिटल M और रेडियस दिया है r। तो हमें अब जो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमें सिर्फ इन्हीं टर्म्स के बीच में निकालना है। हम लोग कोई और यूनिट्स यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग कोई और टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि जब हम लोग एक वर्टिकल सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसकी एनर्जी जो है कंजर्व्ड रहती है टॉप मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और इनफैक्ट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर हमें डिफरेंस इन एनर्जी एट टॉप एंड बॉटम निकालनी है तो हम लोग डायरेक्टली उनकी टॉप और बॉटम पॉइंट की एनर्जी में डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बोला है तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि जो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी होगी वही हमारी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि के एट ए प्लस पी एट ए जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है एट ए पॉइंट वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। क्योंकि एनर्जी सिर्फ 2 ही फॉर्म्स में है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये वाला टर्म इस साइड ले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो यही हमारा हो जाएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ से पता है कि हमें उसका मास पता है और हमें उसका रेडियस पता है। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा वो हो जाएगा उसका मास इंटू जी इंटू टोटल हाइट जो उनका डिफरेंस है ए और बी के पॉइंट्स में, और उनकी टोटल हाइट का डिफरेंस हो जाएगा आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा 2r जो उसके डायमीटर के इक्वल है। तो हम लोग उसके पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बोल सकते हैं mg इंटू 2r, या इसको लिख सकते हैं 2mgr। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, जो ऑल्सो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस उन दोनों के बीच में। तो ये 2mgr हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन था अ साइकिल व्हील इज़ रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो what is the nature of the graph between tangential velocities of different points on a spoke and their distances from the axis? तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक व्हील है जो इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और उसका हमें एक स्पोक दिया हुआ है, और हमें देखना है कि
ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, और इनकी कुछ एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो कि इसका डायरेक्शन दिया हुआ है डायग्राम में। तो अब हमें निकालना है कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ हैं, अगर हम इनको वाई एक्सिस पे लें और जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लें, तो ये जो भी R1 R2 R3 ये जो डिस्टेंसेस हैं इन पॉइंट्स के फ्रॉम द सेंटर, या जो उसका एक्सिस है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, वो डिस्टेंसेस हम लोग एक्स एक्सिस पे लें, R1 R2 R3। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमने ये ग्राफ बनाया और हमने एक्स एक्सिस पे R1 R2 R3 R4 R5 R6 ले लिया, जो इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स मान लिए हमने सेंटर से। अब यहाँ पे देखना है कि V1 V2 और V6 की वैल्यू क्या क्या होगी। तो हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट पे अगर हमें V निकालना है तो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, कि उस पर रेडियस पे डिपेंड करता है और उसके ओमेगा पे डिपेंड करता है, उनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, बस रेडियस चेंज हो रहा है। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, और ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं V6 इज इक्वल टू R6 इंटू ओमेगा। तो अगर जब हम लोग ये V1 V2 V6 प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो है y इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन क्योंकि सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ये लाइन बना सकते हैं y इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। तो y में हमारे सारे वेलोसिटी हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और x एक्सिस में है सारे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या सबके डिफरेंट रेडियस, और ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसकी होगी ओमेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर देखा जाए तो बस हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्पोक एंड देयर टेंजेंशियल वेलोसिटीज़। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 सेकेंड। तो हमें ये पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है सेकेंड हैंड का। तो अगर हम लोग मान लें कि इनिशियली सेकेंड हैंड जो है वो 12 पे है, और हमें देखना है कि 10 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुँचा, तो 10 सेकेंड बाद वो पहुँच जाएगा 2 पे। तो हमने निकाला था कि जब वो कि 12 से 1 पहुँचने में वो टोटल जो उसका एंगल निकलता है थीटा, वो होता है π/6, क्योंकि हमने निकाला था कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कर रहा था, वो था 2π, और हमने उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फ्रॉम 1 to 12। तो यहाँ से निकला था π/6। अब हमें पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में अगर वो 12 से 2 में पहुँच रहा है तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 2 इंटू थीटा, क्योंकि वो 12 से 1 की जगह 12 से 2 अपनी यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है। तो डायरेक्ट हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2π/6, जैसे कह सकते हैं हम लोग π/3। तो 10 सेकेंड में सेकेंड हैंड π/3 रेडियंस कवर करेगा। इसको हम लोग और भी तरीके से निकालना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा एंगल 2π है, तो हम इस पूरे सर्कल को ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए, ये 4th पार्ट, ये 5th पार्ट, और ये 6th पार्ट। तो जो टोटल हमारा 2π है या 360 डिग्री है, हम उसको इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो टोटल एंगल थीटा डैश हो जाएगा 2π/6 या π/3। तो इन दोनों तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एक्सप्लेन इट्स एनी वन एग्जाम्पल। तो इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती है तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन में आती है। तो देन द नेट सूडो फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो एक्सेलरेशन हो रही है उसकी वजह से ये नेट सूडो फोर्स जनरेट हो रही है। तो
the net pseudo force arising due to the centripetal acceleration of the frame of reference and equal in magnitude to the resultant real force. तो जो भी रियल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट डायरेक्टेड ऑपोजिट, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्ट होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट रहेगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो हमेशा अब इसको डेफिनेशन को रिमेंबर करने का सिंपल तरीका है कि सिंपल इसके मेन पॉइंट्स पर नोट करें कि हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी होती है जब कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रही होती है सर्कुलर मोशन। तो जो नेट सूडो फोर्स आती है विच अराइजेज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट रियल फोर्स बट डायरेक्टेड ऑपोजिट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका सिंपल एग्जांपल लें तो जब भी कोई आप मेरीगो राउंड पे होते हो एंड इफ़ यू क्लोज योर आइज तो तुम्हें लगेगा कि तुम रेस्ट पे हो जबकि तुम एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो तुम्हें रेस्ट फील हो रहा है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लाते हैं कि जो एक्ट कर रही है डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो तुम पे है इन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको ज़ीरो कर देती है। तो तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई यू फील एट रेस्ट, कि तुम्हें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है जबकि तुम्हारा एक्चुअल सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम रेस्ट पे क्यों हो। 10th क्वेश्चन है, राइट द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड स्टेट द रूल कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट तो बहुत सिंपल है, ओमेगा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेडियंस पर सेकेंड में, या फिर हम लोग इसको 1/सेकेंड या सेकेंड का इन्वर्स भी इसकी SI यूनिट बोल सकते हैं। और जो रूल है वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ ओमेगा पता करना है तो हम लोग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे और अलाउंड द सेंस ऑफ रोटेशन से जैसे रोटेट कर रहा है वैसे हम लोग अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब हमारा उसके आउटस्ट्रेच्ड होगा, मतलब उसके परपेंडिकुलरली स्ट्रेच्ड होगा, और जो वो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही हमारे ओमेगा का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार कैन बी ड्रिवन सेफली अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड रोड सरफेस इज 0.2। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें गिवन है कि जो रेडियस है कर्व्ड पाथ का वो है 100 मीटर्स, जो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है वो है 0.2 और हमें g यूज़ करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि ये सिंपल केस है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है जिस पे वो स्लिप ना करे। तो जो सेफ्टी जो Vmax होती है या सेफ स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है Vmax इज इक्वल टू √μs RG, जो इक्वल हो जाएगा √0.2 इंटू रेडियस 100 मीटर्स इंटू जी है जो है 9.8, तो ये निकलेगा √196 और वो होता है 14 का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 14 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि सारे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये सारी SI यूनिट में दी हुई हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए वो 0.2 है और बाकी सब SI यूनिट्स में है, वरना हम लोग सबको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करते और फिर इस फॉर्मूले में यूज़ करते। तो यहाँ पे सिंपली हमें आंसर निकल आएगा डायरेक्ट SI यूनिट्स में 14 मीटर्स पर सेकेंड, जो इसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ रोप 8 मीटर लॉन्ग एंड रोटेटेड अबाउट द अदर एंड इन वर्टिकल सर्कल and find the number of rotations per minute in order that the water in the bucket may not spill। तो यहाँ पे एक सिंपल केस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, बट ये सिर्फ ग्रेविटी इंड्यूस नहीं है, इसमें हम लोग कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और एक कांस्टेंट स्पीड से उसको रोटेट कर रहे हैं। तो जब इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो ये एक बकेट है जिसके सबसे नीचे पानी है और हम इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं।
इस डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल घूम रहा है और एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे घुमा रहा है। तो हमें ये कंडीशन फाइंड करनी है, ये कितनी स्पीड हो जिस पे जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो तब इसमें से पानी नीचे ना गिरे, क्योंकि जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तब पानी गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ईजी है अगर उसकी स्पीड इनफ ना हो। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब उसकी फोर्स बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो पानी है उस पर हम मान सकते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, और नीचे की तरफ उसका वेट है mg। तो यही हमारा मैच करना चाहिए, तब जाके वो पानी नीचे नहीं गिरेगा क्रिटिकल कंडीशन में। तो हमेशा वेट जो होगा वो कम होना चाहिए उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हम लोग लिख सकते हैं m²r, और हमारा जो वेट है वो mg है, तो वो इसी के इक्वल हो जाना चाहिए। यह है लिमिटिंग कंडीशन। नॉर्मली होना चाहिए कि हमेशा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो वो इससे ज़्यादा या इसके इक्वल हो, बट लिमिटिंग केस में वो उसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास निकलेगा ω² r इज इक्वल टू जी। तो ओमेगा इज इक्वल टू √g/r। तो यहाँ से हमारे पास लिमिटिंग कंडीशन निकल गई एंगुलर वेलोसिटी की, कि कितनी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो रोटेट करता रहे और पानी नीचे ना गिरे। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो निकलेगा √9.8 बाय जो रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है हमें 8 मीटर्स, तो हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √4.9/4, और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो √4 हो जाएगा, और अंदर इसको हम लोग लिख सकते हैं 49/10। तो हमें 49 का क्योंकि अंडर पता है तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 √10। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो निकलेगा 1.1 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये हमारे निकली है एंगुलर वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू जिस पे वो पानी नीचे स्पिल ना करे, बट ये हमें रेडियंस पर सेकेंड में निकला है। हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ़ रोटेशंस पर मिनट। तो नंबर ऑफ़ रोटेशंस पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो निकलेगी रोटेशंस पर सेकंड या हर्ट्ज़ में, तो वो हो जाएगी ω/2π। तो ये हो जाएगा 1.1/2π रोटेशंस पर सेकंड। अब इसी को हमें रोटेशंस पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन रोटेशंस पर मिनट हो जाएगी 1.1/2π इंटू 60, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारा अराउंड 10.5 RPM के। तो ये हमारा आंसर निकलेगा। रोटेशंस पर मिनट में 10.5, अगर रोटेशंस हम लोग ओमेगा देखना चाहेंगे तो निकलेगा 1.1 रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन क्लॉक से रिलेटेड। तो हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी और लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी अगर उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना बहुत इजी है, हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे जो उसका टोटल टाइम पीरियड है उसे यूज़ करेंगे। तो हमें देखना है कि एक मिनट हैंड 360 डिग्रीज़ कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो अगर वो चालू कर रहा है 12 से, उसने 12 से चालू किया, तो ऐसे वो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट्स, ऐसे 50 मिनट, 55 मिनट और 60 मिनट। तो वो टोटल अपनी पोजीशन में वापस आ रहा है 60 मिनट्स में। तो हम उसका टाइम पीरियड बोल सकते हैं कि 60 मिनट्स है, और इस टाइम 60 मिनट्स में वो टोटल रेडियंस कितने कवर कर रहा है, वो टोटल 360 डिग्रीज़ कवर कर रहा है क्योंकि वो इनिशियली अपनी पोजीशन पे वापस आ जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 60 मिनट्स में ये टोटल जो कवर कर रहा है इसका थीटा वो हो जाएगा 2π रेडियंस, क्योंकि एक सर्कल में या पूरे 360 डिग्रीज में 2π होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 360 डिग्रीज़ या 2π रेडियंस कवर कर पा रहा है वो 60 मिनट्स में। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं उसका, कि
ओमेगा हो जाएगा थीटा बाय टी, तो ये हो जाएगा 2π/60 मिनट्स, बट हमें SI यूनिट्स में देखना है इसको, तो ये हो जाएगा 2π/60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अब हमारे पास ये SI यूनिट्स में आया, तो ये हो जाएगा 2π/3600 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 0.0174 रेडियंस पर सेकेंड। अब हमें इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो लीनियर वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है v = ओमेगा इंटू आर, और हमें इसका ओमेगा पता है 0.0174 इंटू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को जब SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकलेगा 0.1 मीटर्स, तो ये हमारे पास निकलेगा 0.00174 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सिंपली हमारे पास उसके टोटल टाइम पीरियड से जब हम उसका टोटल थीटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी और फिर उसके रेडियस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगी। अब ध्यान रखने की चीज़ है कि हमेशा मिनट हैंड की ये यूनिवर्सल रूल है, क्योंकि हर मिनट हैंड 60 मिनट में 2π रेडियंस कवर करता है, तो हमेशा उसकी एंगुलर वेलोसिटी यही रहेगी, बट उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी कितना उसका लंबा मिनट हैंड है। अगर वो 10 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर होता तो ये लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती, क्योंकि वो उसके रेडियस पे डिपेंडेंट है, बट एंगुलर वेलोसिटी हमेशा मिनट हैंड की यही रहेगी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड प्रूव दैट t इज़ प्रोपोर्शनल टू √L, कि t है प्रोपोर्शनल टू √L वेयर L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और t उसका पीरियोडिक टाइम है। तो कोनिकल पेंडुलम की सिंपल डेफिनेशन है कि अ टाइनी मास विच इज़ अज्यूम टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बॉब। तो इस टाइनी मास को हम बॉब बोलते हैं, एंड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग and suspended to a rigid support is called a simple pendulum. अब if the mass is revolved in such a way that the strings moves along the surface of a right circular cone of vertical axis and the point object performs a uniform horizontal circular motion, then the system is called a conical pendulum। कि इसका मतलब है कि जब हम इस टाइनी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया है और अब हम इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये जो टाइनी मास है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, और ये जो स्ट्रिंग है वो एक राइट सर्कुलर कोन बना रही है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, और इसका एक्सिस है वर्टिकल, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। तो जब ऐसा सिस्टम होता है तो हम उसे कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि वो एक टाइनी मास है जो एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और सस्पेंडेड है एक रिजिड सपोर्ट से, तो उसे हम पेंडुलम बोलते हैं। और जब ये मास को ऐसे रिवॉल्व करते हैं कि स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट या मास जो है वो एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो उस सिस्टम को कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। अब इसका जो डेरिवेशन है टाइम पीरियड का वो कैसे निकालते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है। 15th क्वेश्चन है अ कोनिकल पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.8 मीटर। तो स्ट्रिंग की लेंथ है 0.8 मीटर और जो एंगल सबटेंडेड बाय द स्ट्रिंग है वो फ्रॉम द वर्टिकल है 120 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है एंगुलर स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ बॉब। तो ये क्वेश्चन इनिशियली तो बहुत सिंपल लगता है कि ये डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन है। हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L 0.8 मीटर्स, हमें थीटा दिया हुआ है वर्टिकल से 120 डिग्रीज, और अब हमें निकालना है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की तो डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास ओमेगा =√G/L cos थीटा। यहाँ पे जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आएगा G की वैल्यू हम 9.8 पुट करेंगे और L है 0.8 और थीटा है 120 डिग्रीज, तो कॉस थीटा हमारा निकलेगा -0.5। अब यहाँ पे
लोग सोच सकते हैं कि गलती से माइनस आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, बट इस माइनस का सिग्निफिकेंस है, इसमें कॉस थीटा -0.5 आ रहा है और यहाँ पे अगर माइनस का रूट इमेजिनरी होता है। अब अगर हम लोग वापस अपने कोनिकल पेंडुलम को जाके देखेंगे तो हमने एक कंडीशन लगाई थी कि ये जो एंगल सबटेंड करता है थीटा, ये कभी 90 डिग्रीज़ नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों था? अगर उस स्लाइड को आप जाके नोटिस करोगे वापस, जो ये वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसमें हमने मेंशन किया था कि जैसे ही ये 90 डिग्रीज़ टच करेगा, जैसे अगर इतना ज़्यादा हमने स्पीड से घुमा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री टच कर गया ये कोनिकल पेंडुलम, इसका मतलब क्या होगा कि टेंशन सारी सेंटर की तरफ लग रही है और नीचे हमारा इसका वेट लग रहा है। तो इनिशियली जब ये वाला केस था तब नीचे mg था, इधर टेंशन थी और एक टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट था t cos थीटा, जो इसको वेट को बैलेंस कर रहा था। लेकिन अगर t पूरा का पूरा वर्टिकल हो गया, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ पे उसका कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, तो वेट को बैलेंस करने के लिए कोई कंपोनेंट रहेगा नहीं, इसलिए वो कभी भी कोनिकल पेंडुलम 90 डिग्रीज टच नहीं कर सकता। और अगर इससे ज़्यादा भी जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन हुआ जो एक्चुअली कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इस कंडीशन में देखें कि टेंशन नीचे लग रही है और वेट भी नीचे लग रहा है, तो वेट को बैलेंस करने के लिए कोई ऊपर फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये कंडीशन कभी वैलिड होगी नहीं, क्योंकि हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग का कोई कंपोनेंट है जो उसके वेट को बैलेंस करेगा, वरना वो नीचे गिर जाएगा। तो कभी भी कोनिकल पेंडुलम का जो वर्टिकल एंगल है वो 90 डिग्री टच नहीं कर सकता, 90 डिग्री से हमेशा कम ही रहेगा। तो 120 डिग्रीज होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये बेसिकली एक ट्रिक क्वेश्चन था कि 120 डिग्रीज़ कभी कोनिकल पेंडुलम का एंगल हो नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है। तो इसकी जो भी हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी निकालेंगे वो इमेजिनरी निकलेगा। वापस जाके कोनिकल पेंडुलम का वीडियो आप फिर से देख सकते हो, और उसमें मेंशन किया था कि क्यों 90 डिग्री टच नहीं करता है। और इसलिए हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसी कोई वैल्यू दी है जो कोनिकल पेंडुलम का वर्टिकल एंगल 90 डिग्री टच कर रहा है या 90 डिग्री से ऊपर दिया है, तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन कुछ भी हो उसको मान नहीं लेना चाहिए, उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक मास लिया हमने 100 ग्राम का, उसको एक स्ट्रिंग या स्प्रिंग की लेंथ ऑफ 4 मीटर का उससे अटैच किया और इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो हम देखना है कि कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हम लोग उसको घुमा सकते हैं, कि कितना तेज़ उसको घुमा सकते हैं कि वो स्प्रिंग ब्रेक कर जाए अंडर अ टेंशन ऑफ 45 किलोग्राम वेट। 45 किलोग्राम वेट का मतलब है कि अगर कोई उससे मास 45 केजी हो तो उसका वेट जो है वो उसके इक्वलेंट फोर्स कितनी होगी या टेंशन कितनी होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन है मास है 100 ग्राम्स, उसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो निकलेगा 0.1 kg। हमें दिया है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है 4 मीटर, तो हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं ये इसका रेडियस है जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो घूम रहा है मास। तो जब टेंशन मैक्सिमम होगी वो अलाउड है हमारे 45 किलोग्राम वेट, या 45 किलोग्राम वेट को हम लोग लिख सकते हैं 45 × 9.8 न्यूटन्स। तो ये हो जाएगा 441 न्यूटन्स। तो क्योंकि सिर्फ टेंशन जो है वही प्रोवाइड कर रही है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम लोग लिख सकते हैं T = m⍵²R, जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो हम लोग 441 को इक्वेट कर सकते हैं, उसका मास जो है 0.1 kg × ω² × रेडियस जो है 4 मीटर। तो यहाँ से हमारी ओमेगा निकलेगा 441 डिवाइडेड बाय 0.4 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 441 का अंडर रूट हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 × √10। तो ओमेगा हो जाएगा
33.2 रेडियंस पर सेकेंड। बट हमें निकालना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय 2 पाई। ये हो जाएगा 33.2 बाय 2 पाई, तो ये इक्वल हो जाएगा 5.285 हर्ट्ज़ या रोटेशंस पर सेकेंड। तो हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो पाएगी, जो सेफ फ्रीक्वेंसी है, वो हो जाएगी 5.285 हर्ट्ज़। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, एक एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन द स्काई विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर्स पर आवर और ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है ऑफ रेडियस 200 मीटर्स। हमें गिवन है वेट ऑफ द पायलट इन इट इज़ 75 kg और कंप्यूट करना है द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन पायलट व्हेन एरोप्लेन इज़ एट ए एट हाईएस्ट पोजीशन एंड बी एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कल। तो ये अगेन एक सिंपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है। इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की जगह एक ह्यूमन दिया हुआ है जिसका वेट है 75 kg और उसकी हमें एक कांस्टेंट स्पीड दी हुई है एरोप्लेन की 360 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये अगेन ग्रेविटी से इंड्यूस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी के बेसिस पे नहीं रन हो रहा है, ये एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है या कांस्टेंट लीनियर स्पीड से एरोप्लेन घूम रहा है। और हमें निकालना है कि जो फोर्स एरोप्लेन एग्जर्ट कर रहा है थ्रू उसकी सीट पे जो पायलट बैठा है, तो वो सीट जो पायलट पे फोर्सेस एग्जर्ट कर रही है वो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है। इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो जो प्लेन है वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और अगर हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी फोर्सेस देखें क्या क्या लग रही हैं, तो एक सीट की, क्योंकि ये उल्टा है, एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, उसका वेट mg की तरफ लग रहा है और अब क्योंकि वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि एक सूडो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ऐसे जब उसका बॉटम मोस्ट पोजीशन है, लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कल है, वहाँ देख सकते हैं कि अगेन नॉर्मल रिएक्शन उसको ऊपर की तरफ मिल रहा है, जो पायलट का वेट है वो नीचे mg लग रहा है और अगेन जो क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो ऐसे हम लोग पहले देखते हैं हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी फोर्स बैलेंस जब करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर लग रही है Fc, जो Fc इक्वल है m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू n प्लस mg। जब इस डायग्राम में देखेंगे तो n और mg नीचे लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस को हम बैलेंस कर सकते हैं, इन तीनों को। तो हम लोग लिख सकते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो फोर्स एग्जर्टेड बाय द सीट ऑन पायलट है, क्योंकि सीट सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रही है पायलट पे, तो नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r माइनस mg। अब यहाँ पे क्योंकि हमें वेलोसिटी दी हुई है तो हम इसको m ओमेगा स्क्वायर r की जगह mv स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं माइनस mg। तो हमें गिवन जो है वो मास दिया है हमें 75 kg, हमें उसका रेडियस दिया हुआ है 200 मीटर्स और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 360 किलोमीटर्स पर आवर। बट किलोमीटर्स पर आवर हमारी SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 5/18 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास निकलेगा 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करेंगे तो निकलेगा m है हमारा 75 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस 200 माइनस 75 इंटू 9.8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा निकलेगा 3015 न्यूटन्स। तो ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है ए केस में जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। ऐसी लोएस्ट पोजीशन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी फोर्सेस नीचे की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नीचे है उसका वेट और ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n इज इक्वल टू Fc प्लस mg, जो हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r प्लस
mg। तो ये इक्वल हो जाएगा अगेन हमारा 75 इंटू 100 स्क्वायर बाय 200 प्लस 75 इंटू 9.8। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा 4485 न्यूटन्स। तो ये हमारी दो फोर्सेस या दो फोर्स एक्सर्ट जो हो रही है फ्रॉम द सीट टू द पायलट, जो नॉर्मल रिएक्शन है फ्रॉम द सीट टू द पायलट, वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे हो रहा है 4485 न्यूटन और टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो रहा है 3015 न्यूटन्स। तो इतनी फोर्स का डिफरेंस हो जाता है फ्रॉम बॉटम मोस्ट टू टॉप मोस्ट पोजीशंस में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है वो डायरेक्टली वीडियो से देख सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन कर रखा है। तो सिंपली उसको फॉलो करोगे तो उसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो।